अब हम जानते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब इस स्थितिज ऊर्जा की माप कैसे करेंगे? तो मान लीजिए हमने सरलता के लिए हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ले ली। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अर्थात जब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को विशेष स्थिति में लाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसकी गणना हमें करना है, वही उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो मान लीजिए एक वस्तु ये रखी थी, इसका द्रव्यमान था m। अब इसे हम अपनी वर्तमान स्थिति से h ऊंचाई पर ऊपर ले गए, तो इसको हमने इस सामान्य स्थिति से h ऊंचाई पर ले जाने में गुरुत्वाकर्षण बल के, चूंकि अब इसका द्रव्यमान m है तो इस पर नीचे की ओर बल कार्य करेगा m इंटू जी, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अब यदि हम इसे ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं तो उस पर हमें कार्य करना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, और वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो मान लीजिए इस कार्य को हम गणना करें जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। h ऊंचाई तक वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य है, तो इसकी हम गणना करेंगे। अब हमें मालूम है चूंकि कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। अब ये बल जो है यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन हो रहा है h, बल हो गया m इंटू जी, जो कि वस्तु का भार होता है, यही इसका भार है और यही गुरुत्वाकर्षण बल है, इंटू h। तो यही वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। अब यही जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो SI पद्धति में मात्रक होता है वो जूल होता है और CGS पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। अब हम ये जानते हैं कि वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखते हैं कि इसको फॉर्मूले के रूप में हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो गतिज ऊर्जा की माप कैसे की जाती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये v वेग से गति कर रही है। इस वस्तु का द्रव्यमान है m। अब मान लीजिए इस पर चूंकि अब ये वेग से गतिशील है तो इसको रोकने के लिए हमें विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा, जिसको हम ब्रेक कह सकते हैं। ब्रेक लगाना पड़ेगा जो कि इसकी गति को कम करेगा, और कम करने के पश्चात इसकी गति धीरे धीरे ये मंदित होते होते फिर भी यहाँ आकर रुकती है, अर्थात ये d विस्थापन तय करने के पश्चात रुक पाती है। तो ऐसी अवस्था में इस वस्तु पर अवरोधी बल लगाने पर वस्तु जितना कार्य करती है अपनी गतिशील अवस्था से विरामावस्था में आने तक, उसे हम उसकी गतिज ऊर्जा की माप कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं गतिज ऊर्जा की माप कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि यदि हमने बल लगाया F और विस्थापन हुआ d, तो हम कह सकते हैं F डॉट d इक्वल टू W, या बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन को हम कार्य कहते हैं यदि दोनों की दिशा समान है तब। और न्यूटन के गति के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि बल जो होता है वो द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है। इसे हम बल के स्थान पर रखेंगे तो W इक्वल टू ma इंटू डी प्राप्त होगा। अब गति के तृतीय समीकरण से हमें ज्ञात है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ए एस। आप जानते हैं जहाँ पर u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v वस्तु का अंतिम वेग है, a वस्तु में त्वरण है और s चली गई दूरी है। तो ये केस के अनुसार हम इसमें मान रखेंगे। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे v²। वस्तु का अंतिम वेग, चूँकि वस्तु v वेग से गतिशील है और जा कर के यहाँ पे v = 0 हो जा रहा है, तो v वेग से गति कर रही थी और अंतिम वेग उसका 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें, जो त्वरण तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मंदन हो रहा है, तो उसकी जगह हम -a लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस -a, और चली गई दूरी मान लीजिए हम लेते हैं विस्थापन। तो ये हमने ले लिया v² - 2ad = 0, अर्थात v² = ट्वाइस ad। अब आप जानते हैं, ये इसको हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 दे दें, तो किए गए कार्य की गणना हम करेंगे। तो इससे आपने प्राप्त किया AD = v²/2। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 से AD की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो W = mv²/2, यही होगी वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप। तो जैसा हमने देखा कि अवरोधी बल लगाने पर वस्तु की गत्यावस्था से विरामावस्था में आने तक वस्तु द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और यही गतिज ऊर्जा की माप है। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र हम लिख सकते हैं 12 mv²। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में हम चर्चा करेंगे, और जिसे कहा जाता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसको हम प्रूव करेंगे, और इसका हम देखते हैं कि W = हमें ज्ञात है कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, जैसा अभी तक हमने लिया, कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m और इसका प्रारंभिक वेग है u, अर्थात ये u वेग से गति कर रही है। अब मान लीजिए हमने इसके ऊपर बल लगाया, तो ये बल चूंकि उसके वेग की दिशा में है तो इसे वो त्वरित करेगा, और त्वरित करने के पश्चात इसका वेग जो है u से v हो जाता है। और इस बीच में d जो है वो विस्थापन होता है, मतलब d दूरी चलने के पश्चात वस्तु का वेग u से v हो जाता है, जब बल हमने उसके ऊपर F लगाया तब। अब न्यूटन की गति के अनुसार ये तो हमें मालूम है कि W = F.d होता है, और न्यूटन के गति के नियम के अनुसार F = द्रव्यमान गुणित त्वरण या m × a, इसलिए F = क्या होगा ma × d। अब जो गति का तीसरा समीकरण हम जानते हैं v² = u² + ट्वाइस as, अर्थात ये u जो है प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग, a त्वरण, s चली गई दूरी। इस समीकरण को इस केस के लायक हम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, और त्वरण है मान लीजिए a, और चली गई दूरी हमने जो यहाँ पे ली है d, अर्थात विस्थापन हमने लिया d। तो इस समीकरण से हमें मिलेगा v² - u² = ट्वाइस ad, या ad = 12
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये जो हमें कार्य के लिए समीकरण प्राप्त हुआ था और पहले समीकरण में दूसरे समीकरण से AD का मान हम रखेंगे तो हमें किया गया कार्य क्या मिलेगा, हाफ m, AD की वैल्यू रखें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अर्थात हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वस्तु के ऊपर हमने कार्य किया W, प्रारंभिक उसकी गतिज ऊर्जा जब उसका वेग u था उस समय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए प्रारंभ में हमने KE1 लिया, KE1 थी हाफ m u स्क्वायर। अब जब उसका वेग v हो गया तब KE2 कितना हो गया, हाफ m v स्क्वायर। और ये अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। तो इसी को हम लिख सकते हैं किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ पर डेल चिन्ह जो है वो परिवर्तन को दिखा रहा है। आप ये देख रहे हैं ये परिवर्तन हो रहा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और ये है अंतिम गतिज ऊर्जा और ये है कार्य ऊर्जा प्रमेय, अर्थात किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब हम देखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो हमने माना कि मान लीजिए एक कोई वस्तु है जो कि A स्थान पर रखी हुई है, इसको इस स्थान से गिराया जाता है। पहले हम मान लें कि ये A उसकी पोजीशन है जो कि यहाँ से पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी हुई है। अब मान लीजिए जब हमने इस वस्तु को छोड़ दिया तो यह गिरते हुए अपनी B पोजीशन पर आएगी और अंत में धरातल पर आ जाएगी, उसको हमने लिया C पोजीशन। A से B स्थिति में आने में मान लीजिए वस्तु ने x दूरी तय की, तो बाकी बची दूरी हो जाएगी h माइनस x। अब हम देखते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो होता है, किंतु ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कुल ऊर्जा का मान नियत होता है। अर्थात यदि ऊपर से वस्तु को नीचे गिराया जा रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, चूँकि ऊंचाई कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। लेकिन चूँकि यहाँ पर विरामावस्था में थी तो स्थिति गतिज ऊर्जा शून्य थी, यहाँ पे आने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा कुछ कम हो जाएगी और जब इस स्थिति में पहुँचती है तब आप देख सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाएगी किंतु गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पर किस प्रकार से समझा जा सकता है। मान लीजिए हमने पहली स्थिति ली बिंदु A पर, बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा h ऊंचाई पर था वस्तु और इसका द्रव्यमान है m, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी mgh और गतिज ऊर्जा A बिंदु पर आप देख सकते हैं विरामावस्था में है तो गतिज ऊर्जा हो गई शून्य। अब चूँकि कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है इसलिए इन दोनों को योग करने पर कुल ऊर्जा हमें प्राप्त हुई A बिंदु पर mgh। इसी तरह से आप देखें कि जब वस्तु
गिरते हुए बिंदु B पर पहुंचती है उस समय वह पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है। चूंकि उसने गिरते हुए x दूरी तय कर ली है, इसलिए अब बाकी बची दूरी जो है वो h माइनस एक्स है। इसलिए B पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mg और ऊंचाई हो गई पृथ्वी की सतह से h माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा की गणना करने के लिए हम देखेंगे कि ये कितनी गतिज ऊर्जा इसने प्राप्त कर ली है गिरते हुए B बिंदु पर पहुंचने तक। तो हम गति का समीकरण लगाएं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। यहाँ पे आप देखें कि प्रारंभिक वेग था 0। मान लीजिए B बिंदु तक आते तक वेग हो गया है v1 और ये v1 जो है अब हम देखेंगे v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। चूँकि नीचे की ओर त्वरण कार्य कर रहा है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, ऊर्ध्वाधर गति हो रही है, इसलिए त्वरण की जगह हम g ले लेंगे और उसने दूरी तय की है x। अब हमें ज्ञात है कि काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का मान होता है हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पे उसका वेग है v1 स्क्वायर, तो v1 वेग है इसलिए हमने लिख लिया गतिज ऊर्जा B बिंदु पर हो जाएगी हाफ m v1 स्क्वायर। अब v1 स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ इस समीकरण से लिख देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का मान होगा हाफ m v1 स्क्वायर की जगह आ जाएगा ट्वाइस जी एक्स, अर्थात एम जी एक्स। अब आप देखिए इन दोनों से आप स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान आपने जो निकाला है इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो गई ए बिंदु पर कुल ऊर्जा, ये बी बिंदु पर कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी यू बी प्लस के बी। यू बी कितनी है एम जी एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स, अर्थात एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स फिर से हमें प्राप्त होगा एम जी एच, अर्थात ए बिंदु पर ऊर्जा भी एम जी एच थी, बी बिंदु पर ऊर्जा कुल ऊर्जा एम जी एच है, लेकिन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन आ गया है। इसी तरह से हम अंतिम बिंदु जो कि धरातल पर है हमने लिया बिंदु सी पर। ये बिंदु है सी पर जब वस्तु आ गई धरातल पर, उस समय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। चूँकि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई अब 0 हो गई लगभग, इसलिए हमने इसको ले लिया एम जी और एच की जगह हम रख देंगे 0, तो कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 0। गतिज ऊर्जा के लिए फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस में आपने देखा कि प्रारंभिक वेग 0 था, सी बिंदु तक आते तक मान लीजिए वेग हो गया है v2, तो v2 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस जी। अब इस बिंदु से धरातल तक आने में पूरी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है h, तो ये s के स्थान पर h आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इससे हम निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का मान c बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर, अर्थात हाफ m और v2 स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे ट्वाइस जी एच। इससे हमको प्राप्त हो गया सी बिंदु पर गतिज ऊर्जा एम जी एच। इन दोनों से आप देखें पुनः सी बिंदु पर कुल ऊर्जा क्या होगी, सी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और सी बिंदु पर गतिज ऊर्जा का योग। सी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा है 0 और गतिज ऊर्जा यहाँ पर है एम जी एच, अर्थात कुल ऊर्जा फिर से हमें प्राप्त हुई एम जी एच। इन तीनों समीकरण से आप तीनों
बिंदुओं पर कुल ऊर्जा की गणना आप देख सकते हैं, mgh ही आ रही है। अर्थात यदि स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है तब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा कम है। इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा का मान संरक्षित होता है, अर्थात नियत होता है।